दोस्तों नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी किसी भी सरकार का बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। सरकार जो हम देखते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये लोग फेस ये होते हैं, लेकिन इसके पीछे काम कर रही होती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अर्श पे भी पहुंचा सकती है और फर्श पे भी पहुंचा सकती है अगर हमारी खुद की नजर पैनी ना हो। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जहां बजट सेशन चल रहा है 2025 26 27, आज वहां पे एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट थी हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के लिए, जो कि जिनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट हैं और उनमें से एक है डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। हुआ यूं कि बीजेपी एमएलए कठुआ से राजीव जसरोटिया ने सरकार से एक सवाल पूछा, क्या सरकार ये बताएगी कि कंपोनेंट वाइज जो उन्होंने डिटेल मांगी थी, डिटेल जो फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिए, सैंक्शन हुए, एलोकेट हुए, रिलीज हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फ्लड रेस्टोरेशन वर्क के लिए ड्यूरिंग करंट ईयर, इंडिकेटिंग ऑल्सो इट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। ये उनका बड़ा सीधा सा सवाल था कि मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो जितना फंड्स हमें जम्मू कश्मीर यूटी को दिए गए हैं उसकी डिटेल दी जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल दी जाए, कंपोनेंट वाइज डिटेल दी जाए। और इस सवाल के जवाब में जो कि सीएम ने रिप्लाई दिया, सरकार कहती है कि नो फंड till date have been released by the government of India for flood restoration work during the current financial year 25-26। ये सरकार का जवाब होता है और इसके इमीडिएटली बाद सरकार ये चीज कहती है कि फर्दर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 289.39 crore was released during current financial year 2025-26 under state disaster response fund। ये सरकार कहती है कि हाँ, हमें लगभग 290 करोड़ रुपए जो हैं वो रिलीज हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत। अब यहां तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि अच्छा, ये तो सारा मतलब सरकार ने जो कहा कि हमें कोई भारत सरकार द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया, वो सही होगा। और नीचे जब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फंड की बात आती है तो उसमें भी क्लियरिटी आती है कि अच्छा, ये तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स की बात है, तो इसका मतलब ये स्टेट से ही पैसा गया है। फिर सीएम ने जो रिप्लाई था उनको पढ़ा, क्योंकि ये जो था इट वाज अ स्टार क्वेश्चन। स्टार क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ओरली रिप्लाई देना होता है कंसर्न मिनिस्टर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो वहां पे एक कैप है, लिमिट है कि मैक्सिमम कितने मिनिस्टर होने चाहिए। हालांकि उतने भी 9 मिनिस्टर हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तो हमारे यहाँ पे नहीं है 9 मिनिस्टर। यहाँ पे जो अभी तक की कैबिनेट है वो 7 लोगों की है, माफ कीजिएगा 6 लोगों की है, जिसमें से 3 मिनिस्टर जम्मू से हैं, डिप्टी सीएम सतीश शर्मा, चौधरी जावेद राणा जो मेंढर से एमएलए हैं, और उसके बाद सकीना इटू, जावेद अहमद डार और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। ये कुल मिला के 6 लोग हैं। तो इस वजह से चीफ मिनिस्टर के पास काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको वो हेड करते हैं। तो सीएम के पास जैसा रिप्लाई आया तो सीएम ने ये सारी चीज वहां पे पढ़ दी। अब जब सीएम ये चीज पढ़ रहे थे तो बहुत सारे लोगों की नजर उन चीजों पे भी चली गई थी जो शायद सीएम ने अभी पढ़ी नहीं थी, क्योंकि ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया। तो अब इस सवाल के सप्लीमेंट्री नोट में जो क्वेश्चन नंबर आज का जो था 322, उसमें कहा जाता है कि ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एन अमाउंट ऑफ रुपीज 299.39 crore was released under SDRF, which is jointly funded mechanism with 90% contribution from the government of India for special category state UTs including Jammu and Kashmir and 10% distribution from the government of Union Territory of Jammu and Kashmir। अब इस सप्लीमेंट्री में चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये जो जिन 290 करोड़ की बात हो रही है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए हैं। बाकी इसका जो 90% जो शेयर है, रिमेनिंग 90% अमाउंट, वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको दिया है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, एसडीआरएफ का जो स्ट्रक्चर है, उसके तहत 90% जो है वो फंड दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 10% जो फंड दिए वो दिए यूटी गवर्नमेंट ने।
अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे और भी जो लेजिस्लेटर थे जैसे पवन गुप्ता है, उन्होंने भी क्योंकि वो शायद इसको पहले पढ़ चुके थे और इस बात को लेके काफ़ी हो हल्ला हो गया इस पूरे के पूरे दिन की कार्रवाई में। लेकिन यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये टेक्निकल एरर था या डेलिबरेटली ये किया गया, क्योंकि इससे पहले भी जब पिछले साल में बजट सेशन था तो उस दौरान भी क्या देखने को मिला कि एमएलएज ने सवाल कुछ पूछे थे, उसके जवाब कुछ दे दिए गए। उनमें से एक था डॉक्टर भरत भूषण, वो भी बीजेपी के एमएलए हैं कठुआ से। तो उन्होंने सफाई कर्मचारी के वेलफेयर के बारे में पूछा था, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं था, वहां पे कहानी कोई और थी जो सरकार ने रिप्लाई दिया था। तो मैं उस स्टोरी का जो लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो एमएलए है उनको मिसलीड किया जा रहा है। अब ये चीजें डेलिबरेटली हो रही हैं जाकि क्लैरिकल एरर है। अगर ये क्लैरिकल एरर है तो ये बहुत बड़ा एरर है कि जिस आदमी ने फर्स्ट पेज फ्रेम किया उसको पता ही नहीं था कि सप्लीमेंट्री में क्या इसका रिप्लाई जा रहा है, या फिर इसको प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं जाता, या फिर ये तो नहीं है कहीं ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी किया, मैंने लिख दिया है, अब साहब पढ़ देंगे उसको, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है, मुझे 20 साल हो गया असेंबली कवर करते हुए, इस तरह की चीजें नहीं हुई इससे पहले कभी। यूटी बनने के बाद 24 में इलेक्शन हुए और 2025 में पहला जो बजट सेशन हुआ उस दौरान भी ये गड़बड़ियां हुई और ये गड़बड़ियां अब भी हो रही हैं। तो ये जो हमारे अंग जिनकी मैंने बात की कि ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो बैकबोन होती है गवर्नमेंट की। अगर हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इतना वीक हो चुका है, इतना इरिस्पॉन्सिबल हो चुका है, तो आने वाले वक्त में ये गवर्नमेंट के लिए ये सच में प्रॉब्लमेटिक है कि जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप इन द हाउस असेंबली में उसके साथ आप झूठ बोल रहे हो, उसको गलत यही कि कुछ भी दे दिया, तो वहां पे बाकी सारे आपके जो एक्ट हैं जिनके तहत ट्रांसपेरेंसी की आप बात करते हैं, आरटीए एक्ट में एक एक्टिविस्ट जो एक सिंपल आरटीए लगाता है और उसके पास कोई इसके बाद है ही नहीं ऑप्शन। आपने ऑप्शन क्या रखा आरटीए एक्ट में? आरटीए एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं? एक एक्टिविस्ट या कोई भी इंडिविजुअल देश का नागरिक एक आरटीए लगाता है कि मुझे इस बारे में जानकारी दीजिए, वो जाता है पीआईओ के पास, पीआईओ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो जाता है फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के पास। अब फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी उस पर अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली वो चला जाता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में। जेएंडके की बात कर रहा हूँ, यूटी की वजह से वो चला जाता है केस डायरेक्टली सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। अब कमीशन में हेयरिंग होगी तो उसमें भी ये चीज देखी गई है कि कोई भरोसा नहीं है इस बात का, कोई किसी को होता कि मुझे जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो दी जाएगी। ये एक आम आदमी की बात थी और एक खास आदमी की बात, जिसको लोगों ने चुन के, लाखों लोग उसको वोट करते हैं, वो उसको मैंडेट मिलता है, वो असेंबली में अपने लोगों की बात करने जाता है और जब वो सवाल पूछता है उसको सवालों के जवाब ही नहीं दिए जाते। किस तरफ जा रही है हमारी ये जो डेमोक्रेसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी, जा किस तरफ रहे हैं हम लोग? ये पूरे दिन हो हल्ला रहा, होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और मैं इसके लिए सिर्फ सीएम को जो है वो आंसरेबल नहीं मानता कि उन्होंने गलती हो गई, क्योंकि सीएम, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूँ कि उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट में, अगर आप पूरे दिन का देखेंगे तो उनको क्वेश्चन आवर में बड़ी सारी चीजों का रिप्लाई देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जहां से बन के आया ये रिप्लाई, उसके लिए आंसरेबल वही लोग थे। अगर इसमें ये चीज अगर जोड़ी गई है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें 4 एनेक्सर हैं, 3 एनेक्सर के बाद ये चौथे नंबर पे आता है जो ये पेज है जिसपे उन्होंने सप्लीमेंट्री नोट का रिस्पॉन्ड किया है, जिसको इलेबोरेट किया उन्होंने। वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को सेफ साइड कर दिया, जनाब हमने तो इलेबोरेट कर दिया, लेकिन आपने आपकी गलती की वजह से असेंबली का जो वैल्यूएबल टाइम था वो वेस्ट हुआ। उसके लिए गवर्नमेंट किसको आंसरेबल बनाएगी, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस तरह की चीजें तब तक नहीं सुधर सकती हैं जब तक इस पे कड़ी कार्रवाई ना हो। आप देख रहे थे हिडन न्यूज, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।